नमस्कार, क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सीरीज के इस दूसरे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, संसाधन के रूप में लोग, यानी पीपल एज अ रिसोर्स। अक्सर जब हम इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चैलेंजेस, राइट? लेकिन क्या हो अगर हम इसको देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या ये पॉपुलेशन सच में एक बोझ है या फिर हमारी सबसे बड़ी ताकत? ये चैप्टर बस इसी सवाल की गहराई में उतरता है और हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है। तो इस चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि पीपल एज अ रिसोर्स सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसका मतलब है देश के वो वर्किंग पीपल जिनके पास स्किल्स हैं, एबिलिटी है, जो देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यानी उसकी इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जैसे ही हम पॉपुलेशन को इस प्रोडक्टिव एंगल से देखते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाती है। और जब इस रिसोर्स पर एजुकेशन और हेल्थ के जरिए इन्वेस्ट किया जाता है, तभी ये बनती है ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव पूंजी। अब इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में समझने के लिए एनसीईआरटी ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। चलिए सुनते हैं दो दोस्तों सकल और विलास की कहानी। तो यहाँ देखिए, एक तरफ है सकल, उसके पेरेंट्स ने उसकी पढ़ाई पर इन्वेस्ट किया, उसने कंप्यूटर कोर्स किया और देखो एक प्राइवेट फर्म में उसको अच्छी जॉब मिल गई। अब दूसरी तरफ है विलास, उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला और वो बीमार भी रहता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसे अपनी माँ की तरह ही मछली बेचने का काम करना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि शुरुआत दोनों की एक जैसी थी, पर एंड रिजल्ट बिल्कुल अलग। क्यों? सिंपल, उन पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ये जो इमेज है, ये उन दो अलग अलग रास्तों को एकदम साफ दिखाती है। एक रास्ता है सक्सेस का, जो एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट से होकर जाता है, बिल्कुल सकल की तरह। और दूसरा रास्ता, जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी है, वहीं का वहीं रुक जाता है, जैसा विलास के साथ हुआ। ये कहानी हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का असली मतलब, उसका रियल वर्ल्ड रिजल्ट दिखाती है। सकाल की कहानी से शुरू होता है एक वर्चुअस साइकिल। इसे आसान भाषा में सकारात्मक चक्र कहते हैं। अब सोचिए इसके बारे में। एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। फिर ये बच्चे बड़े होकर प्रोडक्टिव बनेंगे और वो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है और इससे पूरी सोसाइटी आगे बढ़ती है। अब आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट, विलास की कहानी, जो एक विशियस साइकिल या दुष्चक्र का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ क्या होता है? जब पेरेंट्स खुद अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो अपने बच्चों को ज़रूरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते। नतीजा, ये बच्चे भी पीछे रह जाते हैं और ये साइकिल, ये दुष्चक्र चलता रहता है। ये है दोस्तों पॉवर्टी ट्रैप का एक क्लासिक केस। तो अब जब हमें ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग काम कहाँ करते हैं? चलिए देखते हैं। हमारी इकोनॉमी को आमतौर पर 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ये टेबल चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। सोचो, एग्रीकल्चर, फिशिंग। विलास और उसके पिता इसी सेक्टर का हिस्सा थे। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग, जहां चीजें बनती हैं। और आखिर में है टर्शरी सेक्टर, जो सर्विसेज देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और हाँ, सॉफ्टवेयर। सैकल ने अपनी एजुकेशन के दम पर सीधा इस टर्शरी सेक्टर में जंप मारी, जहां इनकम भी ज्यादा है और आगे बढ़ने के चांसेस भी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। सिर्फ पॉपुलेशन का साइज मैटर नहीं करता, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। और ये क्वालिटी दोस्तों 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर टिकी हुई है। एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। चलिए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, एजुकेशन ही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर ह्यूमन कैपिटल की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं है। एजुकेशन लोगों को नई चीजें सोचने का, नए रास्ते देखने का मौका देती है। उनकी काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और उन्हें एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार करती है। सकल का केस इसका जीता जागता सबूत है। आप इस ग्राफ पर नजर डालिए। इंडिया की प्रोग्रेस साफ दिखती है। 1951 में हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था, सोच सकते हैं, और 2011 तक ये बढ़कर 74% हो गया। ये एक जबरदस्त जंप है। हाँ, अभी भी लंबा सफर तय करना है, खासकर जब बात वुमेन लिटरेसी की आती है या शहरों और गांवों के बीच के फर्क को कम करने की। और इस प्रोग्रेस के पीछे गवर्नमेंट के एफर्ट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर्व शिक्षा अभियान को ले लीजिए, जिसका गोल था 6 से 14 साल के हर बच्चे को स्कूल लाना, या फिर मिड डे मील स्कीम,
इससे ना सिर्फ स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा बल्कि उन्हें न्यूट्रिशन भी मिला और नवोदय विद्यालय जैसे क्वालिटी स्कूल्स भी बनाए गए। ये सभी उसी डायरेक्शन में उठाए गए इंपॉर्टेंट कदम हैं। तो एजुकेशन के बाद अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, हेल्थ। एक हेल्दी इंसान ही देश की इकोनॉमी में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकता है, राइट? अगर हेल्थ खराब हो तो ये सिर्फ उस इंसान की प्रोडक्टिविटी कम नहीं करती बल्कि पूरी इकोनॉमी पर बोझ बन जाती है। और विलास की कहानी इसका एकदम आईना है। अच्छा, हेल्थ के मामले में भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। 2014 के डेटा के हिसाब से इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत उम्र 68 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ये इस बात का साइन है कि हमारे हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और साफ सफाई में काफ़ी सुधार हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अलावा दूसरे हेल्थ इंडिकेटर्स भी आगे बढ़े हैं, खास तौर पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी IMR यानी शिशु मृत्यु दर। इमेजिन कीजिए 1951 में हर 1000 बच्चों के जन्म पर 147 बच्चों की मौत हो जाती थी और 2016 तक ये नंबर घटकर सिर्फ 34 रह गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आइए सिचुएशन को देखते हैं। हमारे पास एक एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन है, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी चैलेंज तब आती है जब हम इस तैयार ह्यूमन रिसोर्स को काम ही ना दे पाएं, जब हम इसका इस्तेमाल ही ना कर पाएं। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या है? ये तब होता है जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां परिवार के 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं। उनके वहां से हटने पर भी खेत के प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसम बेरोजगारी। ये एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन है। लोगों को काम सिर्फ फसल बोने या काटने के टाइम मिलता है, बाकी साल वो खाली बैठे रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का असर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता दोस्तों, ये सीधे सीधे ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी है। जो लोग देश के लिए एक एसेट, एक संपत्ति हो सकते थे, वो एक लायबिलिटी, एक बोझ बन जाते हैं। इससे यूथ में फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस बढ़ती है और ओवरऑल पूरी सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की टेकअवेज हैं, उनको फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर से हमें 4 सबसे जरूरी बातें समझ में आती हैं। पहली, पॉपुलेशन एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट है। दूसरी, एजुकेशन और हेल्थ में किया गया इन्वेस्टमेंट ही इस एसेट को ह्यूमन कैपिटल में बदलता है। तीसरी, यही ह्यूमन कैपिटल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की चाबी है। और चौथी, अनएम्प्लॉयमेंट इस अनमोल रिसोर्स की सबसे बड़ी वेस्टेज है। बॉटम लाइन क्या है? लोगों में इन्वेस्ट करना ही देश में इन्वेस्ट करना है। और अब कुछ सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए और इन पर विचार कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी पक्की हो जाए। पहला सवाल, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? और दूसरा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? इनके आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपके मेंस एग्जाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, इसी के साथ ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर के एनालिसिस के साथ।